अहमद इकबाल एमफिल फिजिक्स। आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद अहमद इकबाल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। आंसर द क्वेश्चंस है हमारे पास, हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमने जो टर्म्स दिए हैं उसको डिफाइन करना है। कौन कौन सी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, टार्क है, सेंटर ऑफ मास है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास है। रिजल्टेंट वेक्टर को हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे भी हम मज़ीद देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज़ होती है। रिजल्टेंट फोर्स is a single force that has same effect as combined effect of all the forces to be added। यानी कि क्या हो गया हमारे पास, अगर हम तमाम फोर्सेस को ऐड कर दें तो जो एक कंबाइन इफेक्ट बनेगा, एक रिजल्टेंट इफेक्ट बनेगा, वो क्या कहलाता है हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है या रिजल्टेंट फैक्टर कहलाता है हमारे पास। यानी कि तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टार्क आ गया है। टार्क क्या चीज़ है? टार्क हमारे पास एक्चुअली होता है टर्निंग इफेक्ट होता है कि बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है फोर्स की वजह से, वो क्या होता है हमारे पास, टार्क होता है। इसको हम टर्निंग इफेक्ट भी कह लें या फिर रोटेशनल इफेक्ट भी कह लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टार्क आ जाएगा। द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी नाउन एज टार्क। इसे हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। यानी कि जो रोटेशनल इफेक्ट है, ये टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। जो उसकी जो कितना टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है उस फोर्स की वजह से। जैसे कि हम स्पैनर लेते हैं, स्पैनर के ऊपर फोर्स लगाते हैं एक नट को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए, तो जितना उसके फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने की वजह से जितना वो घूमेगा स्पैनर, तो वो क्या होगा हमारे पास टर्निंग इफेक्ट उसमें पैदा होगा या रोटेशनल इफेक्ट पैदा होगा। जितना वो रोटेशनल इफेक्ट पैदा होगा उसकी जितनी क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाती है हमारे पास, टार्क कहलाती है हमारे पास है। इसका फॉर्मूला हमने अपने लेक्चर में देखा था, टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ मैस आ गया हमारे पास। सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम क्या आता है हमारे पास, किसी भी मैस का जो सेंटर है क्या चीज़ होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर अप्लाइड फोर्स का सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। यानी कि सेंटर ऑफ मैस वो होता है किसी भी बॉडी का जहाँ पे हम क्या करें, फोर्स को अप्लाई करें, और जब हम उस पॉइंट पे ऊपर फोर्स को अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर रोटेशन नहीं होगा पैदा। जैसा कि हमने अपने लेक्चर में एक लकड़ी के लॉ की एग्जांपल देखी थी कि उसका सेंटर ऑफ मैस जो हमने फाइंड किया था, यानी कि और हमने क्या किया था, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का भी सेंटर ऑफ मैस हमने फाइंड किया था, हमने अपने लाइंस को ड्रा करके अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो उस सेंटर ऑफ मैस को जो हमने फाइंड किया था उसके ऊपर हम जो फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी, रोटेट नहीं करेगी, बल्कि वो क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी, उसका रोटेशन नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया हमारे पास, अ पॉइंट, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है हमारे पास, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ बॉडी अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि हमारे पास वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे तमाम बॉडी का वेट जो होता है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम क्या कर रहे हैं, कितने वेट जो होता है उस बॉडी का वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। जैसा कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे कि हमारे पास एक लकड़ी का लॉग है, लॉग का जो सेंटर होगा हमारे पास वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यानी कि लॉग के तमाम जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जरे हैं, वो किसी भी बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होंगे, एक रिजल्टेंट फोर्स भी लगाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, जो उनकी क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स जो हो जाएगी रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी, हमें जिसे रिजल्टेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो जो नीचे की तरफ होगी उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जिस पॉइंट पे वो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टॉर्क एंड कपल, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। यानी कि क्या हो, हमारे पास ऐसी फोर्सेस हो जो एक ही डायरेक्शन में हो और उनकी क्या हो, पैरेलल हो, दोनों हमारे पास है सेम फोर्सेस हो और एक ही डायरेक्शन में हमारे पास वो क्या कहलाती है हमारे पास, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, इसके ऑपोजिट हो जाएंगी हमारे पास कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्सेस जो पैरेलल होती हैं बट हैव
ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। यानी कि एक अगर लेफ्ट में जा रही है तो दूसरी राइट में जाएगी, एक अगर अप में फोर्स अप्लाई हो रही है तो दूसरी क्या होगी, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएंगी हमारे पास, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हो जाएंगी। टॉर्क हो गया, टॉर्क अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। टॉर्क क्या चीज़ है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी नाउन एज टॉर्क, यानी कि जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा होता है किसी भी बॉडी के अंदर, जितनी उसकी क्वांटिटी होती है वो क्या होता है हमारे पास, टॉर्क होता है, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। आगे आगे हमारे पास नेक्स्ट कपल है, हमारे पास कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट लॉन्ग अलोंग द सेम लाइन। हमारे पास क्या आती है कपल कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती है, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या आती हैं कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन होती क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये हमने अभी एग्जांपल दी है, अगर एक अपवर्ड होगी तो दूसरी फोर्स क्या लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, अगर एक लेफ्ट को लगती है तो दूसरी क्या लगेगी, राइट को लगेगी। इसकी एक एग्जांपल भी हमारे पास सीसा है, अगर एक शख्स हमारे पास क्या है कि नीचे की तरफ फोर्स लगाता है तो दूसरा शख्स जो दूसरे एंड पे बैठा होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास कपल फोर्स लग रही थी, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास, अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर हम उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें बॉडी को तो वो क्या हो जाएगी, आप वापस अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसकी हमने अपने लेक्चर में लॉग की भी एक एग्जांपल दी थी। हमारे पास एक लॉग है, उसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया किनारे के ऊपर, तो उसको जब छोड़ा है तो वो वापस अपने असल पोजीशन के ऊपर आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था, अपने लेक्चर में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी बॉडी को हम रिमूव करें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो होता है वो वहीं पे रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन जो उसकी पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसकी एक एग्जांपल हमने दी थी फुटबॉल के ऊपर, हमने एक एग्जांपल को स्टडी किया था कि एक फुटबॉल है, उसको हम रोल करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहीं रहेगा उसके फुटबॉल का, लेकिन फुटबॉल जो है अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। इसको पढ़ते हैं, इफ अ बॉडी रिमेन्स इन न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर एक बॉडी को हम क्या करें, डिस्टर्ब करें अपनी प्रीवियस पोजीशन से, तो वो अपनी सेम पोजीशन को चेंज कर लेगा। इट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज। हेड टू टेल रूल जो है हमारे पास कैसे हेल्प करता है कि हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज को फाइंड कर सकें। इसमें हमने क्या देखा था अपने लेक्चर में, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज होती हैं, जैसे कि हमने दो वेक्टर्स लिए थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लिया था हमने, तो उनको हमने क्या किया था, हेड टू टेल रूल के हिसाब से ऐड किया था कि हमारे पास वेक्टर ए का हेड था और वेक्टर बी का टेल थी। अब दोनों को हेड और टेल को हमने क्या किया था, एक रिजल्टेंट फोर्स से हमने जो आर था हमने उसको आपस में मिला दिया था, जो क्या था, दोनों का कंबाइन इफेक्ट था, यह ए आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया था। अब हम इसको देखते हैं अपने लेक्चर, इसमें ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन of all forces to be added in such a way that head of the first force coincide with the tail of the second force। इसमें क्या बता रहा है कि हम तमाम फोर्सेज जो रिप्रेजेंटेटिव फोर्सेज हैं उनको इस तरह ऐड करें कि पहली का हेड हो दूसरे की टेल के साथ क्या हो, कंबाइन हो जाए। हेड ऑफ द सेकंड फोर्स coincide with the tail of the third force, यानी कि हेड जो थर्ड फोर्स है जो हमारे पास लग रही है, अगर तीन फोर्सेज है हमारे पास तो उसका हेड क्या होगा, सेकेंड फोर्स की क्या टेल के साथ कंसाइड करेगा, एंड कंसाइड द टेल एंड थर्ड फोर्स एंड सो ऑन। इसी तरह अगर ज़्यादा फोर्सेज होंगी तो ये आपस में चलता रहेगा। द लाइन obtained by joining the tail of force with the head of last force represent the resultant force, यानी कि जो लाइन हमें रिप्रेजेंट होगी, हेड जो किसको ज्वाइन करेगी, पहले वाले के हेड के साथ, पहले वाले के टेल के साथ और लास्ट वाले के हेड के साथ जो लाइन जो होगी हमारे पास ज्वाइन कर रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.5 है, हाउ कैन अ फोर्स रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस क्वेश्चन को हमने डिटेल से अपने, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हमने डिटेल से अपने लेक्चर में देखा था, जिसको हम पिन भी कर दिया है इसके लिंक को, तो आप इसको मज़ीद डिटेल से देख सकते हैं। इसमें हमने क्या फाइंड किया था, इसमें हमने रिजल्टेंट रिजोल्व किया था फोर्सेस को, कैसे कि हमने इसमें एफ एक्स यानी कि इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया था, एक एक्स कंपोनेंट था एक वाई कंपोनेंट था, जिसमें हमने क्या किया था, एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एफ
कोस थीटा होता है और इसमें एफ वाई क्या होता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है हमारे पास, यानी कि हमने इसको इसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया था। आगे हमारे पास है व्हेन अ बॉय इज सेड टू बी इन व्हेन अ बॉय इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कब कहेंगे हम, जब बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर कोई भी नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट ना करी हो। इसको हमने पढ़ा था अपने डिटेल के साथ कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी हमारे पास क्या शो करता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को शो कर रहा होता है। कैसे कि अगर कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ओरिजिनल स्टेट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, जैसे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट की हालत में तो रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब वो रेस्ट की हालत में है तो क्या होगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब वो मूव है तो मूव कर रही है तो वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। आगे हम पढ़ रहे हैं कि अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर मूव कर रही है, एंड हैज़ नो लीनियर एक्सेलरेशन, और उसका लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, एज वेल एज नो रोटेशनल एक्सेलरेशन, और ना ही उसका क्या है, रोटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास है। इसलिए क्या कहेंगे हम, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में हमारे पास है। एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने एक्सप्लेन किया है। इसी तरह ये हमारे पास जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसी का आंसर हमारे पास सेम है कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, या फिर हम यूँ कह लें कि हमारे पास जो टोटल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास जीरो है, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.8 है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछा है कि हमारे पास अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई है और सेटिस्फाई करी है तो सेकंड कंडीशन की क्या जरूरत है हमारे पास है। इसको क्वेश्चन को देखते हैं। when two equal and opposite forces on act on a body along the same line, एक ही लाइन के ऊपर जब दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये क्या होगी हमारे पास, इक्विलिब्रियम में होगी, एंड नो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, तो इसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। बट व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी, जब दो बराबर और ऑपोजिट फोर्सेज बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होंगी अलॉन्ग द सेम लाइन, एक ही लाइन में, द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, बिकॉज रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट इन द बॉडी ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन इज स्टिल सेटिस्फाइड, जबकि फर्स्ट कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई हो रही है। कहने का क्या मतलब है, हमारे पास जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं तो उसमें क्या होगा, रोटेशन पैदा होगी, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, रोटेशन पैदा हो जाएगी, जो हमारे पास क्या होगी, जिसमें वो हमारे पास रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो जिस वजह से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, तमाम फोर्सेज क्या हैं, जीरो नहीं हो रही है हमारे पास है, सम ऑफ ऑल फोर्सेज जीरो नहीं हो रही है। हिंस इन दिस केस बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम सेकंड कंडीशन इज नीडेड, तो इसके केस के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन की जरूरत होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो सम ऑफ टॉर्क है हमारे पास, ऑल टॉर्क जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा, समेशन टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा इसी कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.9 है, व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन क्या है। अब बॉडी satisfy the second condition of equilibrium when resultant torque acting on it is zero, हमारे पास सेकंड कंडीशन कब होगी, तब होगी जब किसी की बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और जो टॉर्क है हमारे पास, जो रिजल्टेंट टॉर्क है हमारे पास, समेशन टॉर्क जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा हुआ है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम, हम एक एग्जांपल देनी है एक किसी भी बॉडी की जो क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो हमारे पास है। आप पैराट्रूपर, पैराट्रूपर क्या है, जो हमारे पास पैराशूट से ऊंचाई से पैराशूट के साथ जंप करते हैं हमारे पास है, उसका क्या है कि एक पैराट्रूपर कमिंग डाउन, एक पैराट्रूपर क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी, एक टर्मिनल वेलोसिटी के साथ है, इज इन इक्विलिब्रियम, वो क्या होगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम में होगा। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नाउन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि वो एक ही स्पीड के साथ ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिस वजह से वो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारे पास है। तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारे पास 4.11 क्वेश्चन है हमारे पास,
थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। हमें ऐसी बॉडी के बारे में डिस्कस करना है जो कि हमारे पास रेस्ट की हालत में है बट इक्विलिब्रियम नहीं है। अब बाल थ्रोन अपवर्ड बिकम एट रेस्ट एट द टॉप। अगर हम किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो बॉल ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आती है हमारे पास बॉल। जब बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और जब एक ऐसा पॉइंट आता है जब मैक्सिमम हाइट आती है जहाँ पे बॉल जाके क्या आ जाती है, रुक जाती है, उसको हम कहते हैं जब रेस्ट होगी एट टॉप, या वो उस पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉल रेस्ट की हालत में हो जाएगी। एट दिस स्टेट, इस हालत में, इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम ऑल्दो इट इज़ एट रेस्ट। इस हालत में वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी जबकि वो रेस्ट की हालत में होगी, क्योंकि बॉल ने क्या करना है, हमारे पास वापस नीचे की तरफ आना है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है, व्हेन अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स ऑन इट। कोई कहता है कि जब बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होती, जब उसके ऊपर हम एक सिंगल फोर्स लगा रहे हैं। अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट बैलेंस एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी के ऊपर हम करेंगे फोर्स, सिंगल फोर्स लगाएंगे तो वो बैलेंस नहीं होगी, जब उसके साथ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा हमारे पास है। देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल फोर्स बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या होगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma होता है हमारे पास है। जब हम वो क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा तो उसके साथ क्या होगी, फोर्स भी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इसी तरह हमारे पास जब फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी तो उसमें हमारे पास जो फोर्स है वो सम ऑफ समेशन जो फोर्सेज जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो होगी हमारे पास जीरो नहीं होगी। जब जीरो नहीं होगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में भी बॉडी नहीं होगी हमारे पास। वाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जो हमने डिस्कस करना है कि जब कोई भी बॉडी है, यानी कि जो कोई भी कार है हमारे पास है, उसको नीचे रखा जाता है, कम रखी जाती है, यानी कि जो कार की बॉडी को लो रखा जाता है। इसकी रीज़न क्या है? वी नाउ डैट द स्मॉलर द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। यानी कि हम इससे क्या होगा कि जब कार की जो बॉडी है वो जैसे ही ग्राउंड के ज़्यादा नज़दीक होगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा नज़दीक होता है तो वो बॉडी भी स्टेबिलिटी में होती है, इसी वजह से कार भी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी में आ जाएगी। द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट लो टू लोअर एंड देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एज द रिजल्ट देयर स्टेबिलिटी इंक्रीज। जो कार की, जो किसी भी गाड़ी की व्हीकल की जो हाइट है वो नीचे से नीचे रखी जाती है ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो, और उसके नतीजे में कार भी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी में, गाड़ी भी स्टेबिलिटी में आ जाएगी हमारे पास है। Explain what is mean by stable, unstable and neutral equilibrium. Give one example of in each case. इसको हमने डिटेल से पढ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर में कि स्टेबल क्या होता है। स्टेबल में ये होता है कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसको हम उसको ज़रा सा टिल्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन में आ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल होता है। अनस्टेबल में क्या होता है कि अब हम किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होता है, तो वो क्या होता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, वो क्या होता है, हमारे पास अनस्टेबल है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमने एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हम किसी बॉडी को उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज होती है लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं का वहीं रह जाता है। इसकी एग्जांपल हमने फुटबॉल की दी थी, और अनस्टेबल की एग्जांपल जो होती, स्टेबल की एग्जांपल जो होती है हमने एक लकड़ी के लॉक की दी थी, अनस्टेबल की हमने एक पेंसिल की दी थी हमारे पास। तो ये 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, भी आप देख सकते हैं। हमारे आज के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।